बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले रोज़ मैं शाम 7 बजे ही शराब खाने पहुंच गया और वेटर ने मुझे देखते ही बड़ी खुश अहलाकी से मेरा इस्तकबाल किया। यह गुज़िश्ता रोज़ बड़ी टिप की मेहरबानी थी जो मैंने उस वेटर को दी थी। वह मुझे एक खाली टेबल पर ले गया और ख़ुद एक आला किस्म की शराब की बोतल उस टेबल पर रख कर चला गया। मैंने गिलास में शराब डाली और गिलास पकड़ कर लड़खड़ाता हुआ एक टेबल के पास से गुजरा जिस पर 5 सिपाही बैठे हुए थे। मैंने इरादतन लड़खड़ाकर शराब उनमें से 2 पर अंडेल दी। उन दोनों ने मुझे घूरा मगर मैंने हंसकर सॉरी किया और फिर कहका लगाते हुए बोला कि मैं कारोबार के सिलसिले में मुंबई से आया हूँ और आपके एडोज को मिल चुका हूँ। इससे मेरी बातचीत चल रही है। इस तरह मैं आप लोगों का मेहमान हूँ मगर अभी आप पाँचों मेरे मेहमान हो। ये कहकर मैंने वेटर को आवाज़ दी और कहा कि मेरे टेबल पर से शराब की बोतल यहीं ले आओ और मज़ीद बोतलें भी ले आओ। हर जगह पर निचले दर्जे के फौजी महदूद सोच रखते हैं। फिर जब अडोज जो अमूमन लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक का होता है उसे मिलने वाला कारोबारी शख्स ऐसे रैंक्स वालों में बैठ जाए तो वो खासे मुअद्दब हो जाते हैं। पहले तो उन्होंने मेरा मेहमान बनने से इनकार किया लेकिन जब मैंने यार यार कहना शुरू किया तो उनकी झिझक दूर हो गई और ख़ासा दोस्ताना माहौल पैदा कर लिया। मगर थोड़ी देर में वो इतने फ्री हो गए कि मुझे भी मजाक करने लग गए। फिर बड़ी होशमंदी से मैंने बात अपने चाय के कारोबार की तरफ मोड़ ली। भारत से बंगाल की चाय और फिर साबका मशरकी पाकिस्तान से भारत स्मगलिंग होने की तरफ फेरा। मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि पाकिस्तान को बांग्लादेश में शिकस्त देने के बाद बजाय इसके कि भारत बंगाल पर कब्जा कर लेता, क्योंकि इस तरह भारत की सरहदी वसाअतों में भी इजाफा होता और अखंड भारत का ख्वाब भी पूरा हो जाता। लेकिन उन्होंने वहाँ 90,000 पाकिस्तानी फौजी कैदी बनाकर उनको भारत में ले आए। ना मालूम पाकिस्तान उनको वापस लेगा भी या नहीं। अब तो वो हम पर खुराक का बोझ बन गए हैं। उनमें से एक ज़रा समझदार दिखाई देता था। वो बोला, अरे नहीं साहब, हम घाटे में नहीं रहे बल्कि फ़ायदे में रहे हैं। 90,000 फौजी कैद होने की वजह से पाकिस्तान की कमर कमज़ोर हो गई है और अब हम इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए मगरबी पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लेंगे। उसने मजीद कहा कि मैं 9 साल से इसी टैंक रेजिमेंट में हूँ। हम शरणार्थी हैं और पेशावर के रहने वाले हैं। मेरे स्वर्गवासी पिताजी भी फौजी थे, 65 की जंग में अमर हो गए थे। वो कहा करते थे कि मशरकी पाकिस्तान की निस्बत मगरबी पाकिस्तान को फतह करना आसान है, इसलिए कि मगरबी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है। आधे से ज़्यादा कश्मीर पर हमारा कब्जा है जहाँ हम बुलंदी पर हैं। हमने इसी मकसद के हसूल के लिए 65 की जंग लड़ी थी कि अटक तक का इलाका अफगानिस्तान फतह कर लेगा और गुजरांवाला तक हम कब्जा कर लेंगे। उधर कश्मीर से हमारी फौजें आगे बढ़कर मीरपुर और मरी के रास्ते आगे बढ़ते हुए पूरे पाकिस्तान का त्या पांचा कर लेंगी। पाकिस्तान की फौजें बैक वक़्त 3 महाज पर लड़ने के काबिल नहीं। उसके मुकाबले में पूर्वी पाकिस्तान में दरियाओं की बहुतात और दलदली इलाकों की वजह से लड़ना और उसे फतह करना ज़्यादा मुश्किल है। बर्मा भी ऐसा दोस्त नहीं है जो हमारी मदद करे। आप पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौजियों को हथियार डलवा कर बंदी बनाकर भारत ले आए हैं। पूर्वी पाकिस्तान से हमारा फौजी मुआहदा है कि वो 20 साल 2 डिवीजन से ज़्यादा फौज नहीं रखेंगे और हमारे ज़ेरे साया वहाँ मुजीबुर रहमान की हुकूमत है। अब मगरबी पाकिस्तान की फ़ौज हमसे लड़ने के लिए 100 बार सोचेगी। उनके 90,000 फौजी पहले ही हमारी कैद में हैं। अनकरीब हम आपको एक बड़ी फतह की खबर देंगे। मैं ये बकवास इंतहाई सबर मिजाजी से सुन रहा था। वो नशे में बहुत कुछ कहता गया। मेरा दिल चाहा कि बोतल तोड़कर उसके मुंह पर दे मारूं, मगर मुझे अपने मिशन की तकमील के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना था। मशरकी पाकिस्तान के बारे में जो उसने बताया वो सच था। अपनों की गद्दारी की वजह से हम जीती बाजी हार गए। बात चूंकि अब जंग की तरफ आ गई थी तो मैंने उससे पूछा कि मशरकी पाकिस्तान जिसे तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि उसको फतह करना बहुत मुश्किल है, तो तुम लोगों ने उसे इतनी आसानी कैसे फतह कर लिया? तो उसने कहा, जिस मुल्क का सदर शराबी कबाबी और अयाश परस्त हो और ईस्टर्न कमांड में बजाय कमांडिंग करने जंगी चालने सोचने के ढाका होटल जबरन लड़कियों को उठवा कर जना करता हो, जिसकी वजह से दर्जन भर लड़कियों ने खुदकुशी की हो, जिस मुल्क में जमहूरियत नाम की चीज़ ना हो, उसे शिकस्त नहीं होगी तो और क्या होगा? वो फौजी पढ़ा लिखा और इल्म पर दस्तरस रखता था। उसको बहुत ज़्यादा मालूमात थी। मैंने उसकी गुफ्तगू की बहुत तारीफ़ की। एक सिविलियन से अपनी तारीफ़ सुनकर वो नशे में भूल गया और कहने लगा कि हमारी हुकूमत जो गैर मुल्कियों से असलहा खरीदती है वो खूब छान फूंक कर
अखंड भारत के हसूल के लिए लेती है। रूस हमारा सच्चा दोस्त है। उसने जंग से ऐन पहले हमसे दिफाई मुआहदा किया था। यूएनओ में कश्मीर के मसले को हमेशा वेटो किया। 62 में चीन के साथ जंग बस हमारी एक चाल थी कि हमें अमरीकी असलहा मुफ्त में मिल सके। रूस से दोस्ती के बावजूद हमने इसी एक मुल्क से असलहा के हसूल के लिए वाबस्तगी नहीं रखी। हमने बरतानिया, पोलैंड, यूगोस्लाविया से भी हथियार लिए। 65 की जंग के बाद रूस ने हमें मिसाइल बोट्स ऑफर की, जिसे हमने फौरन ले लिया, जबकि वैसी ही बोट्स की चीन ने पाकिस्तान को पेशकश की, जिन्हें पाकिस्तानी नेवी ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि उनमें अफसरों और जवानों के कमरे अलग अलग ना थे बल्कि एक साथ थे। हमारी रूसी मिसाइल बोट्स ने ही पाकिस्तान के डिस्ट्रॉयर खैबर चंद लम्हों में टुकड़े टुकड़े कर दिए। फ्रांसीसी टैंक AMX-13 की गोला फेंकने की रेंज 16 किलोमीटर है, जबकि PT-76 टैंक पानी में तैरने वाले रूसी हैं। जबकि पाकिस्तान एक मुल्क अमेरिका पर इन्हसार करता है और अमेरिका खुद सबसे बड़ा गासिब है। हमने अपनी दिफाई इंडस्ट्रीज लगाई और बहरी जहाज, हवाई जहाज और टैंक तक बनाने लग गए, जबकि पाकिस्तान एक जीप तक ना बना सका। उसकी ये बातें खंजरों के वार की तरह मेरे दिल में पेवस्त हो रही थी, लेकिन मैं खामोश था। वो तो कामयाबी और नशे की हालत में बोल रहा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे वो मुझे आईना दिखा रहा हो, और इस वीडियो में मैं वही आईना अपनी कौम को दिखाना चाहता हूँ। हम भी वही, दुश्मन भी वही और अज़ाइम भी वही। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल उनके जारहाना अज़ाइम की अक्कासी करते हैं। यह रब्बे जुल जलाल का करम है कि उसने इस आधे पाकिस्तान को अपनी पनाह में रखा हुआ है, वरना हमने तो अपनी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को दुआएं देता हूँ, जिन्होंने अरबों डॉलर्स की पेशकश ठुकरा कर दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना दिया। भारत ने तो 74 में पाकिस्तानी सरहदों के करीब अपना एटमी तजर्बा कर चुका था। हमारे एटमी पावर बनने पर सबसे ज्यादा भारत चीखा था। अगर हम एटमी पावर ना बनते तो भारत आज तक हमको खा चुका होता। पाकिस्तान जैसा मुआशी तौर पर दिवालिया मुल्क कर्जा लेकर जो अयाशी कर रहा है, क्या हम उसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? हुकूमत जो गाड़ी बाहर मुल्कों से मंगवाती है वो मर्सिडीज 550 और बुलेट प्रूफ होती है। क्या स्वीडन किसी और दुनिया का मुल्क है जहां का वजीर आजम साइकिल पर दफ्तर जाता है, जिसकी बीवी लोकल बसों में बैठकर शॉपिंग करने जाती है? वियतनाम का आनजहानी सदर हो ची मिन्ह खड़ाऊ पहनकर गैर मुल्की वफ्द से मिलते हुए शर्म महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसने अपनी साल भर की तनख्वाह मुल्की खजाने को दान कर दी थी। जूते खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो सदारती महल में एक झोंपड़ी बनाकर उसमें रहाइश पजीर था, क्योंकि सदारती महल के अखराजात पूरे करने का उस वक़्त उसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं था। आज वही वियतनाम जापान के बाद सनती लिहाज से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है, जिसने पाकिस्तान से 5 साला प्लान लेकर उस पर अमल किया था। अपने हमसाया ममालिक की तरफ देखिए, तेल और मादनी वसाइल से मालामाल। ईरान, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक पाबंदियों के बावजूद खुशहाल हैं। मैंने खुद ईरान के सदर हाशिम फिंजाई को तेहरान में अपने साथियों के साथ खड़े होकर सांप खाते हुए देखा था। मुझे इंतहाई तअज्जुब हुआ जब मैंने देखा कि ना तो होटल को सिक्योरिटी ने घेरा हुआ था और ना ही कोई गार्ड मौजूद था। होटल से बाहर एक स्याह कार मर्सिडीज 200 खड़ी थी, जिस पर ईरान के फौजी और सदारती झंडे लहरा रहे थे। एक ड्राइवर और एक बावर्ची फौजी, जो गालिबन मिलिट्री सेक्रेटरी था, ट्रैफिक रोकी गई और ना कोई हिफाजती बंदोबस्त था। आम लोगों की तरह वो होटल में आए, खाना खाया, बिल अदा किया और वापस चले गए। तेहरान में कई महल्लात के बावजूद सदर एक 4 कमरों के मकान में रहता था। दूसरी तरफ भारत में देखिए, 50 साल गुजरने के बावजूद कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय और राजीव गांधी अपनी प्राइवेट कोठियों में रहते हैं। वहाँ कोई पार्लियामेंट हाउस नहीं बनाया गया था। अंग्रेजों के दौर का ही पार्लियामेंट हाउस जेरे इस्तेमाल है। वहाँ सदर हो या वजीर आजम, गैर मुल्की सरबराह हो या VIP पर्सन, सब भारत की बनी हुई मारुति गाड़ियों में सफर करते हैं। वहाँ सरकारी ट्रैफिक गुजारने के लिए प्राइवेट ट्रैफिक नहीं रोकी जाती। एक सवाल जिसका जवाब आपका दिल और ज़मीर दे सकता है कि आज़ादी के इन 50 बरसों में हमने क्या खोया, क्या पाया, और भारत ने क्या खोया और क्या पाया? पाकिस्तान का हर फर्द गैर मुल्की 30,000 का मकरूज है, जबकि 900 मिलियन आबादी वाले मुल्क के हर फर्द पर कितना कर्ज है? खुदारा सोचिए और अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। इस हवालदार ने मुझे बताया कि वो BA पास है और अनकरीब उसकी तरक्की होने वाली है। उसकी जनरल नॉलेज और तारीख से वाबस्तगी देखते हुए मैंने उससे अपने मतलब की कोई बात ना पूछने में ही आफियत जानी।
इतनी देर में कल वाले क्लर्क भी आ गए और मैंने उन पांचों से माजरत की और क्लर्क के पास जा बैठा ताकि अडोस साहब के क्लर्क के साथ बैठा देखकर उस हवालदार को कुछ शक हो तो वो भी रफा हो जाए। मुझे आज की शाम भी बेकार जाती दिखाई दे रही थी। मुझे बस इतना फायदा पहुंचा कि उस शराब खाने में मुझे जाना पहचाना जाने लगा था। अगले रोज मैंने एडोस के दफ्तर कुछ वक़्त गुजारा और वापस होटल आ गया। आज मेरा इरादा था किसी और शराब खाने को चेक किया जाए, लिहाजा शाम 6 बजे मैंने रिक्शा लिया और उस शराब खाने से एक फरलांग के फासले पर मौजूद दूसरे शराब खाने में पहुंच गया। उस शराब खाने में फौजियों की खासी तादाद मौजूद थी। सिख शराब के नशे में हो तो उसे राज उगलवाना ज़्यादा आसान होता है और फिर पंजाबी ज़ुबान भी उनके करीब होने का एक ज़रिया है। इसमें शराब की आम किस्म यानी सस्ती मुहैया थी, लिहाजा मैंने एक बोतल ली और हाल में देखा तो कोई टेबल खाली ना था। मैंने देखा कि एक टेबल पर 4 सिख बैठे हुए थे और उनके पास एक कुर्सी खाली थी। मैं उस टेबल पर पहुंचा और पंजाबी में हेलो कहा और पूछा कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। चारों बैक जुबान बोले, बैठो जी, जम जम बैठो। मैं उनमें बैठ गया और थोड़ी देर में ही हम आपस में घुल मिल गए। पंजाबी जुबान ने बहुत जल्द हमें बेतुकल्लफ कर दिया। मैंने मजीद शराब मंगवानी चाही तो उन्होंने रोक दिया और कहा कि तुम हमारे मेहमान हो, लेकिन मैंने दो मजीद बोतलों का आर्डर दे दिया। मैंने मुख्तसर अपना तारफ भी करवा दिया। जब उन्होंने देखा कि ये तो अपने एरिया का बंदा है तो वो बहुत खुश हुए। मैंने उनके गिलास लबालब भर दिए। पानी मिलाए बगैर वो गटागट पी गए। मैंने फिर भर दिए। मेरा मकसद था कि जल्द नशे में आएं और मैं उनसे अपनी मतलब की बात कर सकूं। जब मैंने देखा कि सब फुल नशे में मशहूर हो गए हैं तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कितने अरसा से यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो। उनमें से 2 की वर्दियों पर एक ही रेजिमेंट्स के निशान बने हुए थे। उसका मतलब दोनों एक ही रेजिमेंट से थे, बाकी 2 अलग अलग रेजिमेंट से थे। उनमें से 2 सिखों ने कहा कि वो 3 माह की ट्रेनिंग के लिए आए हैं और सिर्फ 25 दिन के बाद हमारी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी। मैंने अनजान बनते हुए कहा कि सिर्फ 3 माह की ट्रेनिंग से बंदा टैंक चलाने के काबिल हो जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं जी, नए रंगरूट के लिए तो ट्रेनिंग बहुत लंबी है, मगर हम तो यहाँ न्यू टैंकों की ट्रेनिंग के लिए आए हैं। मैंने अनजान बनते हुए पूछा कि नए टैंकों से क्या मुराद। जहाँ तक मुझे पता है हमारे पास तो सिर्फ रूसी टैंक हैं। उनमें से एक सरदार ने झूमते हुए कहा कि बाबूजी, जिस तरह मोटरों के मॉडल बदलते हैं उसी तरह टैंकों के भी मॉडल बदलते हैं, मगर होते वही टैंक हैं। मैंने कहा कि हमारे पास तो भारत के टी सीरीज के टैंक हैं। तो उसने कहा कि हाँ, मगर अब इस सीरीज के नए टैंक नई टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं। उसने इन न्यू टैंक्स के नंबर्स और दूसरी मालूमात दे दी जिसे मैंने अपने जहन में महफूज कर लिया। फिर मैंने कहा कि आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आप अपनी रेजिमेंट में जाएंगे और वहाँ से छुट्टी पर अपने घर। उसने कहा कि रेजिमेंट में जाने के बाद घर भी जाएंगे और फिर जहाँ रेजिमेंट्स डिप्लाई करे वहाँ जाएंगे। मैंने कहा, सरदार जी, मैं चाय का कारोबारी आदमी हूँ, मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आ रही। मैं भी खुद को फुल नशे में शो कर रहा था। उस सिख ने मुझे अपनी तमाम रेजिमेंट्स के मुतालिक, इन्फेंट्री के मुतालिक और जहाँ जहाँ रूसी और फ्रांसीसी टैंक डिप्लाई होने थे और दीगर बहुत सी मालूमात दे दी और बाकी 3 सरदारों से भी बहुत कारआमद बातें मालूम हुई। उसके बाद मैंने उनके खाने का आर्डर दिया और रात 11 बजे कल फिर मिलने का कहकर अपने अपने रास्ते पर चल दिए। मैं होटल पहुंचा और तमाम अहम मालूमात को कोड की शक्ल में लिखने लगा। ये मेरी पहली कामयाबी थी। अगले दिन मजीद मालूमात हासिल करने के बारे में सोचा और सो गया। मेरा इरादा था कि इतनी मुफस्सिल मालूमात भेजूं कि मेरे सीनियर्स मुझसे खुश हो जाएं। अगली सुबह जब मैंने उन मालूमात का जायज़ा लिया तो मुझे अफसोस हुआ कि ये बहुत थोड़ी हैं। मैं अब तक सिर्फ 3 रेजिमेंट्स के मुतल्लिक जान पाया था। अव्वल तो मुझे उन सिखों से हासिल करदा मालूमात को टैली करना था। यह भी जानना था कि जो रेजिमेंट्स ट्रेनिंग हासिल करके जा चुकी हैं उनके मुतल्लिक और जो ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं उन सब के मुतल्लिक जानना था। जब मैंने अपने मिशन का जायज़ा लिया तो ये मालूमात बहुत मामूली थी। अहमदनगर में 3 माह की ट्रेनिंग मुकम्मल करके पहली रेजिमेंट्स चली जाती थी और उनकी मौजूदगी में नई ट्रेनिंग लेने वाली रेजिमेंट्स पहुंच जाती थी। मुझे 71 की जंग के बाद से लेकर आज तक तमाम रेजिमेंट्स के बारे में पता लगाकर मुकम्मल और मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करनी थी। ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर जो उस ट्रेनिंग का जिम्मेदार था, उसके दफ्तर या फिर डिवीजन हेडक्वार्टर के दफ्तर में
یقیناً ایسی فائل ہونی چاہیے تھی جس سے مجھے تمام معلومات مل سکتی تھی۔ احمد نگر ایک طرح کا ٹرانزٹ کیمپ تھا۔ وہاں آنے والوں کی فائل یا معلومات مجھے دونوں ہیڈ کوارٹرز کے دفاتر سے، کیمپ کمانڈنٹ کے آفس سے اور لنگر سے ملنے کی امید تھی۔ میں نے ان تینوں میں سے کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر کا انتخاب کیا، کیونکہ باقی دونوں ہیڈ کوارٹرز میں بیسیوں دوسرے کام بھی ہوتے تھے، جبکہ کیمپ کمانڈنٹ وہاں ٹریننگ کے لیے آنے والے رہائش خانے اور پھر ٹریننگ مکمل کر کے جانے والوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ مجھے اس کے دفتر سے معلومات بھری فائل ملنے کی امید تھی۔ کیمپ کمانڈنٹ تک رسائی کے لیے میں نے ایڈوز کلرک کا انتخاب کیا۔ جب یہ پلان بنا لیا تو فوراً ہی تیار ہو کر ایڈوز کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سیکیورٹی چیکنگ سے ہو کر میں سیدھا اس کلرک بادشاہ کے پاس جا پہنچا۔ گزشتہ رات نہ ملنے کا عذر طبیعت کی ناسازی کا بتایا۔ ایڈوز کے دفتر اکثر ٹھیکیدار، سپلائرز، رقم کی وصولی کرنے اور دیگر افراد آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ کلرک دوسرے ٹینڈرز دینے والوں کے متعلق بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ دفتر غیر فوجی افراد سے بھرا رہتا ہے۔ اس لیے مجھ پر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں بھی یہاں اپنی چائے کے آرڈر کے لیے آیا تھا۔ لہذا متعلقہ کلرک سے ملنے اور رابطہ بڑھانے میں کوئی خطرہ محسوس نہ ہوا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا اور جلد ہی مجھے وہ موقع مل گیا۔ کھانے کے وقفہ میں وہ مجھے کنٹین پر لے گیا اور ہم ایک الگ تھلگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ میں تم سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ تم نے اس سے پہلی ملاقات میں کہا تھا کہ بغیر افسروں سے رابطہ بڑھانے اور ان کو خوش کرنے کے کام نہیں بن سکتا۔ مجھے کھل کر بتاؤ کہ یہاں کس کس کو خوش کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بات تو جانتے ہی ہیں کہ جہاں پر ایک ہی چیز کا آرڈر حاصل کرنے والے کئی ہوں تو وہاں افسروں کی خوش آمد بنتی ہی ہے۔ نہ صرف یہاں پر ایڈوز اور اس کے علاوہ لنگر انچارج، اور میں نے فوراً لقمہ دیا کہ کیمپ کمانڈنٹ کو بھی خوش کرنا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کہ یہ سب میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں کہ تم مجھے ان سب سے ملوا دو جن کو خوش کرنا ہے۔ اگر مجھے یہاں آرڈر مل گیا تو تم بھی بہت فائدے میں رہو گے۔ یہ کہہ کر میں نے 2000 چپکے سے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ پہلے تو انکار کرتا رہا، مگر اس کا انکار رسمی تھا۔ میں نے جب زور دیا تو اس نے وہ پیسے اپنی جیب میں ڈال دیے۔ میں نے کہا کہ یہ محض پیشگی ہے، تم میرا کام کر دو تو میں تمہیں مستقل خوش کرتا رہوں گا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے کہنے کے مطابق آپ کی چائے کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہے اور قیمت کم۔ اگر آپ کو آرڈر مل جاتا ہے تو آپ کو ہر 3 ماہ بعد کچھ لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا۔ اس طرح تو آپ کا منافع نقصان میں بدل جائے گا۔ میں نے ہنس کر کہا کہ یہ کاروباری راز ہیں، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میں آہستہ آہستہ اپنی چائے کی کوالٹی کم کرتا جاؤں گا اور اس طرح نقصان نفع میں بدل جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایک بڑی کاروباری فیملی یعنی چوپڑا فیملی سے ہوں، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کاروبار میں فوری نفع حاصل کرنے کا نہ سوچو، بلکہ شروع میں اگر نقصان بھی برداشت کرنا پڑے تو کر لو، کیونکہ یہی نقصان بعد میں بڑے منافع میں بدل جاتا ہے۔ الغرض میں نے اسے ذہنی طور پر اس طرح قائل کر لیا کہ اس نے مجھے فوراً متعلقہ افسران سے ملوانے کی حامی بھر لی اور مجھے لنگر کی طرف لے گیا۔